अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एज अ साइंस ऑफ ग्लोबल challenges. Why agriculture? Why it becomes the science that challenge the global system. So you all are eating now. It's agriculture. This is all about agriculture. So, what is agriculture? Let's define agriculture. What is it? Okay. What's your name? What's your name? Mariam. Tell me what is agriculture? Agri mean? What is the meaning of agri and culture? Cultivate. Okay. अगर कोई चीज naturally grow हो रही है, if something is naturally grown, then we can call it as wild type. We will call it as वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है? जंगली जानवर, जंगली पौधे, जंगली हयातियात। पढ़ा हो हयातियात किसे कहते हैं? जंगली हयात। वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं? जो जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो और वो चीज खुद व खुद ही ग्रो करे, उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। उसे क्या कहते हैं? अगर हम खुद सीड लगाएं, हम खुद एनिमल को पालें, हम खुद उनको खुराक दें, हम खुद उनका ख्याल रखें और उनकी खुराक, उनकी मेडिसिन, उनकी एवरीथिंग, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर दोनों चीजें आ जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन प्लस एनिमल साइंस एज वेल। जो एनिमल साइंस है, एनिमल रेयरिंग या जो भी है, हम कहते हैं जानवरों को पालना, ये भी एग्रीकल्चर है, ये भी। थैंक यू। अच्छा मरियम, आप बताएंगे व्हाट इज एग्रीकल्चर? व्हाट इज एग्रीकल्चर? ऐसे व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर स्टार्ट कब हुई? पहले आदम अलैहिस्सलाम ने एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर तो तब स्टार्ट हुई होगी ना, जब दुनिया में लोगों ने कहा कि यार अब जो है ना, जो वाइल्ड किसी जगह इंसान रहता था और वहां क्या हुआ कि वहां फूड की शॉर्टेज हो गई, नेचुरली जो ग्रो चीजें होंगी। अब सोचे ना, एग्रीकल्चर कहाँ स्टार्ट हुई होगी? टू कल्टीवेट, खुद ग्रो करना कहाँ स्टार्ट हुआ होगा? व्हेन देयर इज अ shortage of food, where is a shortage of wood for shelter, when there is a shortage of medicine. Because in the prehistoric time, all the people they grow, they use plants as a food and as well as medicine, as well as मेडिसिन की फील्ड भी प्लांट एग्रीकल्चर ही होती थी, हेल्थ की फील्ड भी एग्रीकल्चर ही होती थी, फूड की फील्ड भी एग्रीकल्चर ही थी। तो एवरीथिंग वाज अराउंड एग्रीकल्चर। ओके। तो व्हाई people they started studying about science, about the science of growing plants when this भी कि कोई बीमार हो गया है तो आप देखते थे यार व्हाई इसको अब इलाज कैसे किया जाए। तो उन्होंने देखा कि एक पौधे, देखा कि लोगों ने
कि प्लांट्स को जब लोगों को दिया तो उससे वो ठीक हो गया। यहां से उन्होंने कहा कि देर दे स्टार्ट स्टडीइंग प्लांट्स। ओके। अब कहा जाता है कि डोमेस्टिकेशन किसे कहते हैं? मरियम, व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? जी आप बताएं। डोमेस्टिकेशन कहते हैं कि अगर कोई, इफ देयर इज समवन, एक वाइल्ड है, जंगली है, और उसको इंसान बना देना, उसको कहते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। एक वाइल्ड एनिमल्स है, एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगली नहीं होते, वो हर एक को औ करके नहीं पहनते, ठीक है, जो तहजीब के साथ रहते हैं, जो तहजीब के साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। दुनिया में अब टोमेटो है ना, टोमेटो, शुरू शुरू में टोमेटो का जो फ्रूट था बिल्कुल छोटा सा था। जो वाइल्ड टोमेटो है ना, बिल्कुल छोटा सा था, चेरी से भी पूरा छोटा था, ठीक है। फिर इसको डोमेस्टिकेट किया गया, इसको ब्रीडिंग की गई, इसको अब इसको कमर्शलाइज किया गया, एडिबल किया गया, अब वो डोमेस्टिकेटेड फ्रूट है। इसी तरह ही दुनिया के अंदर कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया गया, ठीक है। कैट्स थे, वो वाइल्ड कैट थी, बाद में आप घर में छोटी छोटी बिल्लियां पाल लेते हैं तो वो डोमेस्टिकेटेड कैट्स हैं। डॉग्स हैं, ठीक है। इवन आजकल तो शेर भी डोमेस्टिकेटेड ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये डोमेस्टिकेशन का समझ आएगी क्या होता है? भी अगर एक देर आर सम ऑलिव प्लांट्स आर ग्रोइंग इन स्पेन but they are not cultivated in Pakistan. If Mariam is a scientist, she take these all olive varieties from Spain, Italy, and Greece to the Pakistan, and then they they actually study about the इसकी production technology of olive. They know how to grow. They did many experiment to understand how we will grow these olive under the climatic condition of Pakistan. And you know, this much fertilizer they need, this much water they need. In this environment, they will grow better. In Faisalabad, Multan, Bahawalpur, Bahawalnagar, where it will grow better. So this is known as domestication. This is known as domestication. You got my point? तो इसे कहते हैं domestication. The world's best domesticated animal is, eh? The world's best domesticated animal is. World's best domesticated animal is husband. सही है मरियम? एक्सपीरियंस नहीं हुआ? तो domesticated animal is, okay, है? वो तो अब आपकी तो ठीक है, आप पहले ठीक है, एंड नो यू आर, ठीक है, ये अफ्रीका के जंगलों में रहती थी, पता है आपको? ठीक है, ऐसा नहीं है? आपके अबाउजदा तो वो युगांडा की पहाड़ियों के अंदर वो जो गार था वहां रहते थे। तो कहा जाता है कि डोमेस्टिकेशन जब से स्टार्ट हुई है ना, तो ये एग्रीकल्चर का स्टार्ट था। क्या था? एग्रीकल्चर का जो स्टार्ट था, वो कहा जाता है कि 10,000 years अगो, 10,000 years अगो। अब 10,000 years अगो कब हुए होंगे? 10,000 साल। उससे पहले लोग गारों में रहते थे, क्या रहते थे?
और वो हंटर थे और गैदरर थे। हंटर किसे कहते हैं? शिकारी। शिकारी थे। और जो लड़कियां थी वो फ्रूट गैदर कर लेती थी, ये वो चीजें कर लेती। और देयर इज नो एग्रीकल्चर। ठीक है, उसको हम प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अराउंड 10,000 BC, इससे पीछे की बातें हैं। ठीक है। और उसके बाद जब लोग गारों में रहते थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। आपको पता है कि इंडिजिनस पीपल किसे कहते हैं? वो तो अभी जंगलों में रहती है, अनकल्टिवेटेड। ओके। आपको पता है कि दुनिया में कहा जाता है कि जो साइंस या एवोल्यूशन या डार्विन का नजरिया ये कहता है, सबसे पहला जो होमो सेपियंस था ना, वो था अफ्रीका में आया था। ठीक है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जद्दा, अम्मा हवा जद्दा में आई, और हजरत आदम श्रीलंका में, या डिफरेंट थ्योरीज है या जो भी है इसके बारे में। अच्छा, अब ये है कि अगर कोई बंदा, एक बंदा पैदा हुआ और उसकी औलाद पैदा हुई, और वो फिर मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, व्हाट डज इट मीन? वो अब फर्ज किया मरियम के बावजदाद ना युगांडा के किसी इलाके में पैदा हुए। ठीक है। अब वो उसके जो इसके पड़पोते पड़पोतियां, वो वहां से उठी एंड दे ट्रेवल टूवर्ड्स तुर्की, वहां से तुर्की चले गए। कहा जाता है कि किसी भी दुनिया के इलाके में जहां पर पहले इंसान नहीं रहते थे, जो पहला इंसान वहां पहुंचा, दुनिया के किसी इलाके में जहां पर कोई इंसान नहीं रहते थे, और वहां पहला जो इंसान पहुंचे, उसको हम कहते हैं वहां के इंडिजिनस। मेरी बात की समझ आई? इंडिजिनस लोग कौन है? अगर someone who traveled to an area where there was no human was previously reported, and the man reached there. First human, when they reach there, we will call these humans as the indigenous people of that area. ये पुरानी बातें कर रहा हूँ। अभी कौन से हो सकते हैं? अभी तो सारा दुनिया में बहुत ज्यादा, हर जगह दुनिया में पॉपुलेशन चली गई है। आप अंटार्कटिका में भी चले जाए, यू कैन फाइंड ह्यूमन। वहां पर आपको रैपर मिल जाएगा, टॉफी का पैकेट मिल जाएगा, कॉफी या जो भी आपको ना कोई चीज ऐसी मिल जाएगी वेयर यू कैन सी दैट द ह्यूमन इज देयर, ह्यूमन वाज देयर। ओके। लेकिन ये मैं अभी बातें करो 10,000 साल पहले की। The people, they traveled from one place to another in the search of food and shelter, and all are wild. All were wild. The people, when they reached to some place where there was no Homo sapiens there, तो हम कहेंगे these guys are the indigenous people of that area. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि what are invaders, what are immigrants? आप मरियम, आप इंडिया में आई, आप यहाँ रह रही हैं, आपका पूरा खानदान इधर रह रहा है, अब आप हैं इंडिजिनस लोग। अब एक लड़का आया, कोई भी नहीं होगा तो यहाँ तो ऑलरेडी थे लोग, यहाँ नहीं थे। फर्ज किया मैं आपको उस माई सीता की गल कर रही जी उदों आई सी, मैं आपको माई सीता बना रहा हूँ। ठीक है। आप वो थी जो उस पुराने जमाने में इधर आई। ठीक है। वो नहीं होता अक्सर पीना निकाल जाइए ना, ये पीर दुआ लगी सी। ठीक है। वो आप फर्ज किया, यू गाइस आर द फर्स्ट पीपल हु एंटर इनटू द इंडिया। ठीक है। और उसके बाद अब आपको कहेंगे हम इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। ओके। लेकिन बाद में अगर कोई, आप सेटल्ड हो गए हैं, यू आर द इंडिजिनस पीपल, अगर कोई ईरान से आता बंदा और वो आपके ऊपर अटैक कर दे और वहां रहना शुरू कर दे, हम इसको कहेंगे इन्वेडर्स। क्या कहेंगे? अब जो ईरान से इधर आए हैं और आपको के ऊपर अटैक किया है एंड दे बिकम सेटल्ड देयर, उसे हम कहेंगे इन्वेडर्स। अगर कोई बंदा वैसे ही इन द सर्च ऑफ फूड चलता 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 अटैक नहीं किया, वैसे ही आ गया है,
उसे कहेंगे इमिग्रेंट, उसे क्या कहेंगे, या माइग्रेंट, उसे क्या कहेंगे। वो तीन तरह की किस्में होगी ना इंसानों की, एक होगी इंडिजिनस पीपल, इन्वेडर्स, इमिग्रेंट्स। ठीक हो गया। एक चौथी किस्म भी है, वो कहते हैं जिस तरह ब्रिटिश अंपायर आई थी इंडिया में, वो लोग क्या किया था कि दे सेटल नहीं हुए थे इधर, वो आते थे यहाँ के रिसोर्सेस लेते थे अपने मुल्कों में। इसे कहते हैं कोलोनियलिज्म। क्या कहते हैं। अब चार तरह के लोग होंगे, देर आर फोर टाइप्स ऑफ पीपल इन द हिस्ट्री। वन इज इंडिजिनस, इन्वेडर्स, इमिग्रेंट्स। अच्छा, अब ये सारी कहानी है। नाउ देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड हु आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। जो क्वेश्चन है, हु आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी हिस्ट्री है पूरी। हिस्ट्री ये है कि हिस्ट्री में कहा जाता है कि देयर आर टू मेन एरिया इन इंडिया विच क्लेम टू बी द इंडिजिनस पीपल। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन ये क्या है। ये आज से कोई नहीं 3000 BC, 3000 BC के अराउंड, 2500 से 3000 BC के अराउंड इंडिया में ये लोग आए थे ईरान से, को विलेजर्स से, वहां से इधर आए, मेसोपोटामिया के एरिया से यहां इस तरफ आ गए। कहा जाता है कि दीज आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। कौन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग। और दूसरा कहा जाता है ब्रेवेडियन। ब्रेवेडियन कहते हैं साउथ इंडिया के लोग, जो साउथ इंडिया के लोग है ना। अब वो कहां से आए थे, तो हिस्ट्री ये कहती है दे केम फ्रॉम अफ्रीका। दे केम फ्रॉम, आपके बावजूद युगांडा से आए, समथिंग लाइक दैट ना। दे केम फ्रॉम, समझ आई। देर आर युग ब्रेविडियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों कहां से आए हैं। अच्छा, अब कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना को 1300 BC के तक रहे हैं। बीसी किसे कहते हैं। कितना साल हो गए इसको, इस बात को। 1300 BC, 2500 नहीं, अभी कौन सा हो गया। अभी कौन सा है, 2025 है। 2500 नहीं है, 2025 है। 2000 है तकरीबन। 2000 प्लस 1300 कितने हो गए। 3300 साल हो गए, 3300 years बिफोर। 3300, 3 सदियां हो गई हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खत्म हो गए उस टाइम है। 30 सदी हो गई हैं। 3300 years बिफोर देर वर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविल एंड सेम इरा ब्रेविडियन को कहा जाता है। लेकिन उसके बाद 1500 BC, या उसको उसके उसके दौरान इसी राउंड कहा जाता है कि अब वो कहते हैं कि, अब सॉरी, कहा जाता है कि जो मुसलमान थे ना, मुसलमान, वो इन्वेडर्स थे। ऐसा ही है। इंडिया के इन्वेडर्स है मुसलमान। शाम वो अफगानिस्तान से आए थे, क्या नाम था। नहीं, जो पहला बंदा था था महमूद गजनवी। यू हैव एन आइडिया अबाउट महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, दे आर द इन्वेडर ऑफ इंडिया। एंड मोहम्मद बिन कासम, मोहम्मद बिन कासम, दे आर आल्सो द इन्वेडर। ओए ओके, छोड़ के आ गई है तू, बेड़ा गर्क करके रखता इस स्पीकर। अच्छा, गजनवी से भी पहले जो आया था मोहम्मद बिन कासम था। ठीक है, जिसने राजा दहार के साथ लड़ाई की थी। ठीक हो गया। तो दे आर द इन्वेडर्स। ये इंडियन कहते हैं ऐसा। ये इंडियन ये कहते हैं कि मुसलमान जो हैं, दे आर नॉट द इंडिजिनस पीपल, दे आर द इन्वेडर्स। और एक और बात बताऊं, आर्यन कौन थे।
अच्छा, अब कहा जाता है जो आर्यन थे ना, आर्यंस, वो आए थे सेंट्रल एशिया से। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हो रही थी, उस वक्त ये सेंट्रल एशिया कौन सा मुल्क है? ओए कुछ तो पता होना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से मुल्क आते हैं? अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, ये सारा इलाका जो है, दे आर बिलोंग टू ताजिकिस्तान, दे बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। यहां से कुछ लोग आए, एंड वो कहा जाता है बच्चों, वो सेटल हो गए बिटवीन गंगा एंड इंडस रिवर के दरमियान। गंगा और इंडस रिवर के दरमियान, जिसको हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ, साउथ इंडिया नहीं, नॉर्थ इंडिया के अंदर। ये कोई 1500 BC के अराउंड, 1500 BC के अराउंड दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड सेटल्ड देयर। और उनको कहा जाता है आर्यंस। क्या कहा जाता है? आर्यंस। और अब इंडिजिनस पीपल कौन हुए? आर्यन हुए, इंडस वैली वाले हुए, या ब्रेवेडियन जो साउथ इंडियन है? अब आप बताएं। मैंने कहा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल? नहीं, वो लोग इंडिजिनस पीपल होंगे जो किसी इलाके में फर्स्ट टाइम जाएंगे। आप बताएं कि कौन इंडिजिनस पीपल? आर्यन, इंडस वैली, या ब्रेवेडियन है? हाँ, उनको कहेंगे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, यही कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग और ब्रेविडियन, दे आर कॉल्ड द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। ओके। लेकिन आर्यन जब आए ना, तो आर्यन ने आके व्हाट दे एक्चुअली डू, यहां पर उसको कहा जाता है वेदिक सिविलाइजेशन। ऐसा ही है, वेदिक, ऋग्वेदा उन्होंने लिखी थी आगे, है ना? ऐसे ही है। maybe I'm just if I am wrong, please just update me about that. Okay. अब अराउंड 1500 BC यहां पर ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा लिखी, इसको वैदिक या हिंदू सिविलाइजेशन कहा। क्या कहा जाता है? हिंदू सिविलाइजेशन का जो आगाज हुआ वो 1500 BC से हुआ। ठीक है। अब यहां आके उन्होंने ऋग्वेदा, इनकी सबसे बड़ी सीक्रेट बुक है हिंदुओं की, जिसने आके यहां पर एक वैदिक सिविलाइजेशन। अब मेरी बात भी समझ आई। और इस तरह एक नई सिविलाइजेशन डेवलप हुई बिटवीन द गंगा एंड इंडस रिवर। ये जो आपका पंजाब आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, और ये एरिया सारे का सारा, जहां पर एक नई सिविलाइजेशन डेवलप हुई जिसको कहते थे वैदिक सिविलाइजेशन। अच्छा, अब मसाइल ये है कि कौन है इंडिजिनस पीपल? अब मोदी सरकार के जो लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो आर्यन है ना, वो ही इंडिजिनस लोग हैं। अच्छा, अब साइंस ये, जो हिस्ट्री ये कहती है कि जो आर्यन है ना, आर्यन, आर्यन दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब मोदी सरकार ये कहती है कि नहीं, आर्यन इंडिया में थे, यहां से वो सेंट्रल एशिया गए, यहां से यूरोप गए। फ्रॉम हेयर दे travel towards Central Asia, and even the European people, they also Aryan. They even the, अच्छा, अब ये हिस्ट्री क्यों कैसे कहती है कि ये तीनों आर्यन थे? इवन ईरानियन पीपल्स आर आल्सो, एंड अफगानियंस, अफगान पीपल आर आल्सो कॉल्ड आर्यंस। व्हाई दे कॉल्ड आर्यन? जब उन्होंने देखा कि इनकी जो लैंग्वेजेस है ना, जो नॉर्थ इंडिया, पर्शिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, और फिर जो यूरोप है, इनकी सबकी जो लैंग्वेज है ना, जो हर लैंग्वेज के लोग ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि दे ऑल हैव सिमिलर वर्ड्स, एंड उनकी ग्रामर सेम है। अच्छा, सेम मिलती जुलती है। ठीक है। और बहुत अच्छा, लेकिन जो साउथ इंडिया के लोग हैं, द्रविडियन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम
आर्यंस। उनकी जो लैंग्वेजेस है ना, वो ज्यादातर अफ्रीकन लैंग्वेजेस के साथ मिलती है। आपको पता है ना कि दुनिया के अंदर कई तरह की लैंग्वेजेस हैं। एक है सीमेटिक लैंग्वेजेस। सीमेटिक किसे कहते हैं? जो मिडल ईस्ट, अरेबिक, और ये जो यहूदियों की जुबान है, क्या नाम है उसको, क्या किसका क्या कहते हैं उसको? अरबी, हिब्रू, हिब्रो, हिब्रो और अरबी, दे ऑल कॉल्ड सीमेटिक लैंग्वेजेस। क्या कहते हैं इसको? सीमेटिक। फिर है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। उसके अंदर हमारा जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, और उसके बाद अफगानी, और आगे इवन इंग्लिश और लैटिन, ये सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। फिर है साइनो, साइनो लैंग्वेजेस। साइनो किसे कहते हैं? चाइनीज। ठीक है। तिब्बती, साइनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस उसको कहते हैं साइनो। उसके अंदर ये इंडोनेशिया, मलेशिया और ये सारा इनकी जो लैंग्वेजेस है, दे आर नोन एज साइनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस। फिर सिमेटिक लैंग्वेजेस कौन सी हो गई? जो मिडल ईस्ट की, अफ्रीकन वाली एक हो गई, सिमेटिक हो गई, इंडो यूरोपियन हो गई, और तिब्बतियन, सिनो, ये सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, दे आर लिंक विद यूरोपियन लैंग्वेज। इंग्लिश के साथ हमारी, लैटिन के साथ, पर्शिया, और हमारी पंजाबी, उर्दू, हिंदी, दे ऑल बिलोंग टू सेम ग्रुपा, जिसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, सेम ग्रुपा। अच्छा, अब आपको पता है हिटलर भी अपने आप को आर्यन कहता था? यू नो, हिटलर वाज आल्सो क्लेम दैट ही इज आल्सो आर्यन। हिटलर, द जर्मन हिटलर, नाजीज, they Adolf Hitler, he claimed that he was also आर्यन। अब जो आर्यन लोग है ना, अब अच्छा, अब हु इज द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया? ब्रेविडियन। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हैं। दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक है लेफ्ट विंग, एक होते हैं राइट विंग। जो राइट विंग वाले हैं ना, वो ये कहते हैं कि जिस इलाके में सबसे पहले इंडिजिनस लोग गए ना, उस इलाके में रहने का हक उन्हीं लोगों का है। व्हाट डज मीन? अब इंडिया के, अब मोदी सरकार, जो नरेंद्र मोदी है, वो ये कहता है कि आई एम द ब्लड ऑफ दैट आर्यन हु फर्स्ट एंटर इनटू द इंडिया। मैं उस खून से हूं जो इंडिजिनस है। आई एम द पार्ट ऑफ दैट सिविलाइजेशन, एंड देयर इज ओनली नीड, इंडिया के अंदर हुई सिर्फ हिंदू या वो इंडिजिनस जो लोग हैं ना यहाँ के, सिर्फ उन्हीं को ही रहने का हक है। मुस्लिम्स आर invaders, they came from Afghanistan, that's why they look, and from Arab. So they are invaders, and इनका यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। सिमिलरली आपको पता है कि जो जो आजकल फलस्तीन में, इसराइल में, वो जो कहता है, दूसरा क्या नाम है उसका, इसराइल का जो लीडर है ना, नेतन्याहू, वो कहते हैं कि दे आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इसराइल, और दैट्स वाई ओनली वहां ही रहने का हक उन्हें ही है। ठीक है। इस तरह तुर्किश पीपल ये कहते हैं कि तुर्की के अंदर सिर्फ तुर्की ही लोगों का, और आजकल डोनाल्ड ट्रंप आ गया अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका ही रह, अमेरिकन, हालांकि वो वहां के इंडिजिनस नहीं है। दे आर द, पहले कॉलोनियलिस्ट थे, बाद में वो इन्वेडर्स हो गए। ठीक है। समझ आ रही है? दुनिया में दो तरह की सोच है। एक है राइट विंग, जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो कांग्रेस वाले हैं, हालांकि वो भी हिंदू हैं। दिस इज दैट ओके, मुस्लिम वर द इन्वेडर्स, वो आज से 1000 साल पहले आए होंगे, लेकिन नाउ दे आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। दो दे हैव द, इन्होंने तो नहीं हमें 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 आके जुल्म किया, तो वो तो इनके समथिंग एंसेस्टर्स थे, एंड नाउ दे हैव द इक्वल राइट टू लिव हियर। समझ आ रही है? अच्छा, आपको पता है ये जो अभी इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, वो आरएसएस की जो है ना जहनीत, उनका जो वो जो पूरे का पूरा एक हिंदुत्व की वो उसके अंदर वो है कि
हाँ, यहाँ देयर इज नो भी इतने सिर्फ नरेंद्र मोदी के ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ना उनके लोगों का रहने का, इवन पाकिस्तान भी, वो पाकिस्तान को यही कहता है कि दे, क्योंकि इंडस से ये सारा इलाका, दे से दैट देयर दीज आर द कहते हैं क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ हिंदू, हिंदू क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन है या वैदिक सिविलाइजेशन है, एंड मुसलमान नो नीड टू एग्जिस्ट हियर, दैट्स व्हाई दे अटैक पाकिस्तान। और इतना बड़ा वो जहाज लेकर आए थे, वो पाकिस्तान को इतनी खत्म करने के लिए आ रहे थे उस दिन। वो तो पाकिस्तानी शाहीन एयरफोर्स के लोगों ने जरा सोच लिया, उसको पहले जरा अटैक, उसको बचा लिया पाकिस्तान को। तो ये वो, अच्छा अब अफसोस तब होता है जब हमारे जो कई हुक्मरान है ना, ख्वाजा आसम उस दिन बयान दिया था कि जो था ना हमारा महमूद गजनवी, वो लुटेरा था, ठीक है। एक्चुअली ये वो लुटेरा कहने का मकसद क्या है, दे वांट टू वो हैप्पी द इंडियन इंटरनेशनल मीडिया के वाकई मुसलमान चवल हैं। यू गॉट माय पॉइंट। आप सोचे ना, डेली आप न्यूज देखोगे ना, आपको पता लगाना होना चाहिए कि अगर कोई एक बंदा बयान देता है, उसका हिस्ट्री से कैसा ताल्लुक, अगर वो हिस्ट्री जानता है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट वी आर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, दुनिया के अंदर ये चीजें। आप एक एक न्यूज, एक एक बंदा जो बोल रहा होता है ना, उसके पीछे एक लॉजिक होती है, और इट मीन उससे आप पहचान सकते हो कि ये बंदा, इनको पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है। मेरी बात की समझ आ रही है? क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपको पता है इंडिजिनस पीपल क्या होते हैं, आपको लैंग्वेजेस का पता है, आपको पूरे सोशियोलॉजी का पता है, एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको फ्यूचर में पता लग रहा होगा कि ये जो है, ये बंदा जो सोच रहा है, उसकी सोच पीछे क्या है। अब पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज अ पॉलिटिक्स मरियम, किसे कहते हैं? टू गेट पावर एंड सस्टेन इट। पावर इज पावर, वो कह रहे या नॉलेज इज पावर। ये बच्चे, ये मरियम, नॉलेज इज पावर तो पावर इज पावर। ओके, जो भी है छोड़े इसको। अच्छा, लेकिन आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया में व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। आप लोगों को हर पॉलिटिशियन की जुबान से जो लफ्ज निकलते हैं, उनके पीछे एक पूरी सोच होती है। और अच्छा, अब ये जो सोशियोलॉजी के लोग, आप तो सोशियोलॉजी के हैं, आप लोग मुझे बताते हैं अक्सर, क्या कहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहें तो पूरे मुआशरे का माइंडसेट चेंज कर दें। इसके ऊपर बकायदा रिसर्च है कि कैसे हम, कौन से ऐसे ट्रेंड, आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत आसान हो गया है लोगों का माइंड चेंज करना। आप उन सबको दहशतगर्द बना दें, पूरे मुआशरे को, पूरे मुआशरे को आप एक वेस्टर्नाइज बना दें, आप पूरे मुआशरे को किस तरह के भी बनाना चाहते हैं ना, नो, इस तरह के गैजेट्स आ गए, इस तरह की चीजें आ गई, इस तरह के, एंड यू शुड नो। इसलिए तो कहता हूं आप लोगों को, ये जो साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस वाला सब्जेक्ट है ना, ये इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको पूरी दुनिया जहान की ये जो है हो रही है ना, दुनिया के अंदर क्या हो रही है। कल को आपने एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको पता होना चाहिए, आपने एक अच्छा पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसे चलनी है, कि जाने या अनजाने आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी तो नहीं कर लेंगे। गद्दार किसे कहते हैं? जो मुल्क की साख को नुकसान, ठीक है। क्या हम क्या चाहते हैं, क्या क्या ऐसा तो नहीं कुछ चीजें, ऐसे मुआदे हम कर लें जो होंगे पब्लिक हेल्थ वाले, लेकिन उससे फ्यूचर में हमारे मुल्क को नुकसान हो। यू मस्ट अवेयर। और ये, अच्छा, अब पता चला बाद में जब हिस्ट्री को अब और थोड़ा हम समझाते हैं, तो पता चला कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का डीएनए एनालिसिस किया गया, क्या किया गया? आपको पता है डीएनए क्या होता है? व्हाट इज डीएनए? जो इंटरनल आपका वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग भी आता है। अ, तो पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं ना, दे आर मोर, दे आर नॉट आर्यन।
उनका आर्यन के डीएनए के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था डीएनए। लेकिन हिंदुत्व ये कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही आर्यन थे, और वो कहते हैं वही थे जो वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप की, और वही यहां से पूरी दुनिया में गए। अच्छा, फिर दूसरा पता चला कि जो वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर ना घोड़े थे। क्या थे? घोड़े। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के अंदर जब खुदाई की गई तो पता चला कि घोड़े ही नहीं थे, तीर नहीं थी, तलवार नहीं थी वहां पर, लड़ाके नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। दे आर वेरी काम एंड पीसफुल पीपल। और लेकिन वो जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे वो लड़ाके थे। और अच्छा, एक और बात, आपको पता है ना वैदिक सिविलाइजेशन में लोग जलाते हैं, डेड बॉडीज को जला देते हैं। और अगर तो वो भी आर्यन होते इंडस वैली सिविल तो हमें वो नहीं मिलनी चाहिए थी, बॉडीज नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन वहां बॉडीज मिली है, इट मीन दे आर नॉट आर्यंस। ठीक है। इस तरह मेनी एविडेंसेस हैं जिसके बेस के ऊपर हम क्या। अच्छा, अब आपको ये बताएं कि जो ये इंडिजिनस पीपल है या ये सिविलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे पता चला कि इंडिजिनस लोग यहाँ के। इसके ऊपर रिसर्च सबसे पहले स्टार्ट किसने की? आपको पता है जब कॉलोनियलिज्म आया ना गोरे, तो एक डॉक्टर विलियम था, विलियम, उसका नाम था विलियम। वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, तो वो कलकत्ता में काजी था। क्या था? उसने कि एशिया फेस्टिव पैसिफिक, अब उनको ये था कि हमने इंडिया के ऊपर राज करना है। इंडिया के ऊपर राज करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंडिया के लोग की जुबानें क्या हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है, इनको कैसे डिवाइड एंड रूल किया जाए। तो उसके लिए ना एक ब्रिटिश एम्पायर ने ना एक सोसाइटी बनाई, एशिया पैसिफिक सोसाइटी, जो कलकत्ता में थी। और वहां उसने ये सारी रिसर्च, जितने भी आर्टिकल्स है ना इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर और इंडियन, और वो जो बंदा था ना विलियम, उसको लैंग्वेज चैंपियन कहा जाता था। उसको दुनिया की 15-20 जबानें आती थी, उसको लैटिन भी आती थी, उसको अरबी भी आती थी उसको। और वो बंदा जो ब्रिटिश एम्पायर ने उसको इधर, उसने फिर देखा कि कौन से ऐसे, उसने जो हिस्ट्री लिखी ना, उसने उसने ये हिस्ट्री लिखी कि सेंट्रल एशिया से आर्यन आए थे। और उसने पूरी लॉजिकली साइंटिफिक तरीके से उसको प्रूव करके। लेकिन 1900 जब ज़ाहिर उसने, तो अब पूरी दुनिया वही बिलीव करती है कि जो उस बंदे ने कहानी लिखी, नहीं लिखी समझ, जो उस बंदे ने कहानी लिखी वो ज़ाहिर, हाँ। लेकिन जब फिर इंडियन ऑथर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो बंदे ने कहानी लिखी है वो गलत है, ऐसा नहीं है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं एक्चुअली आर्यन वही थे। लेकिन बाद में जब डीएनए बेस या वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आए, तो उसने उस गोरे की जो फाइंडिंग थी ना उनको ज्यादा सपोर्ट किया। जहर अगर आप कोई चीज देते हो तो डेफिनेटली उसको सपोर्ट करने के लिए यू मस्ट हैव अ एविडेंस। मैं कहता हूं कि यहाँ के लोग सारे इंटेलिजेंट हैं, तो मुझे कोई एविडेंस देना पड़ेगा। अगर मुझे एविडेंस नहीं देता तो इट मीन उसका अल्टरनेट है, उसका अल्टरनेट। समझ आ रही है आपको? तो रिसर्च जो होती है, रिसर्च का तो अब आपको पता होगा कि रिसर्च करते कैसे हैं। आप पहले एनालिसिस करते हैं, उसको डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें से वे देखते हैं कि पी की वैल्यू क्या आई है। अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आई है, इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये चीज ठीक है या गलत है, जो भी है। अब आप रिसर्चर हैं, आपने ये मालूम करना है कि हिस्ट्री में एक्चुअली हुआ क्या था। आपने एग्जैक्ट किताबों को बिलीव नहीं करना। आप, अगर आपने हिस्ट्री के अंदर पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। कैसे? रिसर्च करके ये ठीक है, उस बंदे ने ये कहा था, उस बंदे ने ये कहा था, उस बंदे ने फर्ज किया। आपका नाम बच्चे क्या है? हाँ, मुकद्दस। अब किसी ने मुकद्दस के बारे में किताब आपने लिखनी हो किताब, तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे?
यानी आपने मुकद्दस की पर्सनैलिटी के बारे में किताब लिखनी है, क्या लिखेंगे? ये कैसी लड़की है? अच्छा अगर, अच्छा अगर इसका दुश्मन कौन है? यार इसके बारे में कुछ और तरीके से लिखेगी। अब्दुलरहमान, अब अब्बास शाह और तरीके से लिखेगा, मैं लिखूंगा ये ड्रामी है। ठीक है। अब इन पांच छह किताबों को जब हम इकट्ठा करेंगे, अब आपने बताना है कि मुकद्दस कैसी होगी। ये गाय होगी, ये क्या होगी? तो इसके बारे में हमें, इसके बारे में अब, रिसर्च का मतलब होता है सही चीज को निकालना। ठीक है। तो रिसर्च अमर किया। अब इस्लामिक हिस्ट्री की बात कर लो, हजरत अली के बारे में मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम बुक्स लिखी होंगी। कुछ बंदे, ज़ाहिर है आपको पता ना अली और मुआविया का जो उसके बारे में अब आपने देखना है कि कौन सी बुक्स हैं वो ज्यादा अथेंटिक हैं, और कौन सी बुक्स हैं जो बुक्स में लिखी गई हैं, कौन सी बुक्स हैं जो उसकी मोहब्बत में लिखी गई हैं, कौन सी बुक्स हैं जो एक न्यूट्रल तज्जिया होगा। ऐसे ही होता है ना, तीन चार पांच बुक्स होंगी, और फिर आपने उसमें से एविडेंस निकाल के आपने देखना है कि कौन सा ऐसी बुक्स होंगी, कौन सा। ये नहीं है कि आपने गुलाम वो होते हैं जो कहता है, आपका नाम क्या है? असल, असल ने जो कह दिया वो ठीक है। अगर मैं वो जो असल कहती है, मैं गुलाम हूं, मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? अगर मैं कोई बात कहता हूं, कहते ठीक है ये आप गुलाम है। आपने उसके बारे में पहले पढ़े कि जो शवीक साहब बातें करते हैं क्या वाकई वो ठीक है, उसकी कोई रेफरेंसेस है, क्या ऐसी कोई चीज है कि जिसकी बेस के ऊपर हम कहें कि दिस इज अ वैलिड। समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए आप लोगों ने ना रिसर्चर बनना है। रिसर्चर तब बनेंगे व्हेन यू हैव आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स कैसे सोचते हैं? स्टडी करते हैं और उसके बारे में नॉलेज लेते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ये नहीं है कि जो कह दिया अब्बास ने तो वही गल ठीक है, या समथिंग लाइक दैट। समझ आएगी? अच्छा अब है कि इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ठीक है। इस, या कुछ और भी हो सकते हैं, मे बी समथिंग एल्स दैट हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर कब हुई थी दोबारा से? ये भी गोरों ने की थी, आपको पता है? एक गोरे ना वो साहिवाल के पास रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, जब देखा तो वो तो क्या करने लगे थे, ट्रैक बिछाने लगे तो लगा नीचे पत्थर है कोई, जमीन नहीं है। जो पत्थर निकाला, उसके नीचे एक पूरा हड़प्पा वो सिविलाइजेशन डेवलप हो गई। ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट तो पुराने सालों में करती थी, लेकिन लोगों को कैसे पता चला और कब पता चला, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हम ऐसे हैं तो ऐसे ही क्यों हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बाद में चले कहाँ गए? क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? उनकी लैंग्वेजेस क्या थी, हमारी लैंग्वेजेस क्या है? क्या हमारी लैंग्वेजेस उसी से ही मिलती जुलती हैं? दीज आर ऑल द क्वेश्चन। हम कहां से आए हैं, व्हाट वी आर। आप लोग आर्यन हैं, आप लोग पर्शिया से आए हैं, आप लोग अफगानिस्तान से आए हैं, आप लोग कहां से आए हैं आपके जो हम। अच्छा अब यहां पर अगर जट राजपूत, ये सारे पहले क्या थे? हिंदू थे। तो ये तो आर्यन है ना फिर, आर भी आर्यन। ऐसा ही है। आर वो आर्यन, आर वी समथिंग एल्स। आपको पता होना चाहिए है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। ये सारी कहानी एक प्रोफेशनल को
पता होना, जब आपने इसके बारे में ना पढ़ना है, सोचना है कि हम क्या है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि जो मुसलमान भी हो गए हैं ना, लेकिन स्टिल दे आर आर्यन, तो उसको अपनी आर्यन हिस्ट्री के ऊपर फख्र होना चाहिए। इफ वी आर आर्यन वी शुड बी प्राउड ऑन अवर बीइंग आर्यन। ठीक है। तो आर्यन का मतलब यह है कि हमारे आबाओ अजदाद आर्यन थे, लेकिन आफ्टर समथिंग दे हिंदू हो गए, बाद में मुसलमान हो गए। डोंट वरी, लेकिन वी, हमारा जो ब्लड है वो आर्यन ब्लड है। या हम मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो आए थे वो हैं, या हम सिराजुद्दौल सच वो जो महमूद गजनवी के से लोग आए थे वो उनके। अच्छा, उसके लिए हमें हमारा ब्लड का एनालिसिस कराए ना, तो हमें डीएनए बेस आजकल ना, आप अपना ब्लड देना सैंपल किसी को, वो उसमें पता चल जाता है कि कितने परसेंट आपके अंदर चंगेजी खून है। चंगेज खान कौन था पता है आपको? मंगोल। आपको पता है ना, मुगल सारे चंगेज खान की औलाद है। मुगल जो है, दे ऑल बिलोंग्स टू चंगेज खान। और हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा एविडेंस के साथ पता चला है कि बहुत ज्यादा चंगेजी डीएनए भी है। क्या है? अब जो चंगेजी डीएनए जो है, वो हमारे लोगों के अंदर काफी ज्यादा हमारा, मुख्तलिफ कास्ट के लोगों ने या मुस्लिम लोगों ने जब आपस में शादियां की, तो डीएनए मिक्स भी हुए। कुछ हो गए अरेबिक डीएनए होगा, कुछ पर्शियन डीएनए होगा, कुछ अफगानी डीएनए होगा, कुछ चंगेजी डीएनए होगा, कुछ साउथ इंडियन डीएनए होगा, कुछ नॉर्थ इंडियन डीएनए होगा। अब हमें कैसे पता चल जाता है कि ये डीएनए सिर्फ इसी इलाके का है? तो लोग क्या करते हैं कि उस इलाके में जाते हैं, वहां जाके पहले उसका ना सर्वे करते हैं कि क्या ये आप लोग यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम हमारे तो अबाओ अजदाद के अबाओ अजदाद पिछले कई हजार सालों से इधर ही रह रहे हैं, तो वो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं दे आर इंडिजिनस, या जो भी यहाँ के लोग हैं। ठीक है, उनका जो डीएनए आइसोलेट करते हैं उसको हम कह देते हैं, उसके अंदर जो पैटर्न आते हैं ना डीएनए के अंदर, उनको हम कह देते हैं कि ये जो पैटर्न है ना, दिस पैटर्न इज चंगेजी हैप्लोटाइप। इसको क्या कहेंगे? चंगेजी हैप्लोटाइप और बायोटाइप। दिस इज साउथ इंडियन हैप्लोटाइप। दिस इज समथिंग लाइक साउथ अफ्रीकन हैप्लोटाइप। ये इजिप्शियन हैप्लोटाइप है। ठीक है। अब एक ऑस्ट्रेलियन हैप्लोटाइप है। अब ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा है, चाइनीज लड़की है, उनकी शादी हुई, अब नया हैप्लोटाइप बन गई। क्या उनकी डीएनए के अंदर उन दोनों की हैप्लोटाइप का मिक्सचर आया है, या ये डिफरेंट है? मेरी बात की समझ आई ना? ये डीएनए बेस्ड एविडेंसेस के साथ यू कैन इजीली, इतना बड़ा डेटाबेस दुनिया में बना हुआ है। आप अपना सिर्फ डीएनए उनको भेजना है, तो आपको ये भी बताएगा कि आप आदम से लेकर अब तक कहाँ 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 से आपके परदादे परदोदे कहाँ से फिर तुर के आए हैं और आप तक पहुंची है। समझ आ गई? इन जस्ट अ क्लिक ऑफ डीएनए। ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि इंडिजिनस पीपल क्या होते हैं, इन्वेडर्स क्या होते हैं, और कॉलोनियलिस्ट कौन से होते हैं। सबसे बड़े जो खतरनाक होते हैं वो कॉलोनियलिस्ट होते हैं, जिन्होंने पूरे अफ्रीका को तबाह कर दिया, हमें भी तबाह किया। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ना, जो ऑस्ट्रेलिया के लोकल लोग थे वो गोरे नहीं है, वो अटैक किया था, तो उनको हम इंडियंस कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंडियन, या आर्बोजियन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं पता नहीं, इस तरह का नाम है उसका। इसी तरह ही जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वहां पर लोग जो थे ना, उनको रेड इंडियन कहा जाता है, ऐसे होते हो थोड़े से। पता है आपको? देखे कभी? कोलंबस ने अमेरिका कब फतह किया था? व्हेन कोलंबस डिस्कवर अमेरिका? 1492। 1492 में। ठीक है। उससे पहले वहां कौन से लोग थे? वहां कौन सी सिविलाइजेशन थी? ज़ारा, वहां पर लोग रहते थे, वहां पर लोग रहते थे, लेकिन वो गोरे नहीं थे। वो क्या थे? वो हमारी तरह के थे।
लेकिन हम कलर हमारी तरह का था, लेकिन थोड़ा आप मैं तो देख, आप मैं गया तो अमेरिका, आप गए अमेरिका? हाँ, ठीक है। मैं 4 बार अमेरिका गया, वहां देख के आया हूं मैं, अच्छे अच्छे लोग, ठीक है, बहुत कम मिलते हैं। आजकल भी उन्होंने ना वो जो उनके इंडिजिनस लोग हैं ना, उनके जंगलों के अंदर छोटी छोटे विलेज बनाए हुए हैं, ताकि वो प्योर ब्लड है ना, वो वहां उसको रखा जाए। अपनी रिसर्च के लिए लोग वहां रख रहे हैं, उनको कोई सहूलियात नहीं देते, उनको जंगलों की तरह वाइल्ड रखा हुआ है, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, आपको मिल जाएंगे, आपको समोआ आइलैंड, फिर फिजी आइलैंड, फिर आपको वो जो इस तरह के जो आप न्यूजीलैंड से जाए ना अमेरिका की तरफ, दरमियान में कई छोटे छोटे आइलैंड आते हैं, जिनमें एक होनोलुलु भी है। होनोलुलु का पता है आपको? कौन सा आइलैंड है वो? होनोलुलु। चले, ये सारे डिफरेंट आइलैंड हैं जहां पर ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम अब चले जी, आज की हमारी जो हिस्ट्री थी वो फार्मिंग से दूसरी तरफ चली गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब चले थोड़ी सी एग्रीकल्चर की तरफ फिर दोबारा आ जाते हैं वापस। अच्छा, डोमेस्टिकेशन। अच्छा, अब एक और बात बताओ, मेसोपोटामिया किसे कहते हैं? जी बच्चे, बढ़ गए जी, मेसोपोटामिया किसे कहते हैं? जी बच्चे, जो दो दरियाओं के दरमियान में थी सिविलाइजेशन, से क्या कहते हैं? वो कौन से दो दरिया थे? टिग्रस और यूफ्रेटस, जिसको कहते हैं दाए दजला और दराए फरात के दरमियान में। वो कौन सा एरा है, एरिया है आजकल वहां? दाए दजला और फरात के दरमियान में इराक, बॉर्डर में इराक और सीरिया, और सम पार्ट ऑफ पर्शिया, एंड आल्सो इराक, तुर्की का कुछ एरिया है, उसे हम कहते हैं मेसोपोटामियम। और मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई ना, तब भी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, तब भी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। और लोगों ने जब, अच्छा, अब सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? जी आप बताइए, व्हाट इज सिविलाइजेशन? अच्छा, सिविलाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई? लोग पहले गांव में रहते थे, गांव में रहते थे, बाद में क्या है, यार घुसना हमें एक जगह, हम लोग भाग फिर के थक गए, कभी एक जगह जाते हैं, कभी दूसरी जगह जाते हैं, वी आर गेटिंग टायर्ड। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें ना किसी एक जगह क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन अब जहां रुकना था, उनको था कि वहां पर पानी हो, पानी पीना था, तो इसलिए जितनी भी दुनिया की सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, वो अराउंड रिवर्स हुई है, ऐसा ही है। कौन सी कोई नाइल सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन जो है, ये दो दरियाओं के दरमियान की जगह, ठीक है। इसलिए वहां पर एग्रीकल्चर के लिए वो इकट्ठी हुई थी वहां, वहां क्यों सेटल हुई? ताकि वहां पर एक तो पानी होगा, वहां पर हम एग्रीकल्चर फार्मिंग करेंगे, वहां पर फूड हमें चाहिए होगी। और फिर जब सिविलाइजेशन आई तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हुई। पहिया डिस्कवर किस कहाँ हुआ है? मेसोपोटामिया में। मैथ, मेसोपोटामिया में। लाश पहला मेसोपोटामिया में डिस्कवर हुआ, ठीक है। ये सारी कहानी एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया में। गंदम को काश्त किया, मेसोपोटामिया में। तो ये सारी कहानी कहाँ डिस्कवर हुई? मेसोपोटामिया, मिसोपोटामिया, वहां से ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, ठीक है। लेकिन जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट की, उससे ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या है? एग्रीकल्चर से पहले की दुनिया कैसी थी, एग्रीकल्चर के बाद की दुनिया क्या थी? हाँ, पहले हाइट बढ़ी थी, फिर छोटी हो गई थी, ठीक है। गंदम की जब वो शुरू हुई, ठीक है,
दिमाग छोटे हो गए, नहीं पहले दिमाग छोटे थे, अब बड़े हो गए, मुंह एडे बड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो दिमाग छोटे हो गए, नहीं दिमाग बड़े हो गए, कद छोटे हो गए। जब वो पक्की पकाई चीजों को खाते थे, तो उससे एआई शुरू हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो गई। अच्छा, डोमेस्टिकेशन हुई, उसके बाद एंशियन सिविलाइजेशन हो गई, नाइल बेस एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। कैनाल इरिगेशन सबसे पहले कहाँ हुई दुनिया में, ये क्वेश्चन है आपसे। कैनाल बेस्ड इरिगेशन दुनिया में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। और ग्रेन की स्टोरेज सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? इजिप्शियन में। आपने वो मूवी देखी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की? एक्चुअली वही वही वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले व्हीट ग्रेन को ना, स्टोरेज का, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को खत्म करने के लिए वो सिस्टम स्टेब्लिश किया था। अच्छा, आपको पता है कि 1492 से पहले अमेरिका में लोग गंदम नहीं ग्रो करते थे। 14 बिफोर 1492 देयर वाज नो वीट प्लांट वाज कल्टीवेटेड इन अमेरिका। ये कोलंबस यहां से लेकर गया था। और पाकिस्तान में आलू नहीं होता था 1492 से पहले। यहां पर आलू और ये नहीं होता था दूसरा, अमरूद। अमरूद नहीं होता था। आपको पता है ये दोनों चीजें कहां से आई हैं? अमेरिका से आई हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से। वहां पर इनकी इंडिजिनस जो प्लांट है ना, वो आपको वहीं मिलते हैं, ठीक है। और लेकिन जो हमारे इलाके में गंदम थी, उन इलाके में नहीं थी। उधर आलू था, इधर गंदम थी, इधर से गंदम उधर चले गई, उधर से आलू इधर आ गया, ठीक है। मिर्चे नहीं थे। आपको पता चिलीज नहीं होती थी इंडिया में, यहाँ पर सिर्फ काली मिर्च होती थी। लेकिन ये जो रेड पेपर है या ग्रीन पेपर्स है, ये भी, इसका भी ओरिजिन जो है ना मैक्सिको है। क्या है? मैक्सिको ओरिजिन है। और ये सारे के सारी इनकी जो कल्टीवेशन है, जो इंडिया पाकिस्तान में या पूरे यूरोप में स्टार्ट हुई है, ये आफ्टर कोलंबस हुई है। आफ्टर, देखो ना, कोलंबस ने की उस एक डिस्कवरी से पूरी दुनिया का ट्रेड नक्शा और पूरी एक शिफ्ट आ गया। दैट्स वाई 1492 इज वन ऑफ द मेजर ईयर इन द हिस्ट्री, जिसने हिस्ट्री का पहिया ही चेंज कर दिया, हिस्ट्री का। उससे पहले प्री 1492 से पहले लोग और तरीके से रहते थे। आफ्टर 1492, ठीक है, यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ गई। आलू जब से इस इलाके में आया ना, तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई है? आलू का पॉपुलेशन के साथ क्या ताल्लुक है? वेजिटेबल में तो आता है। यूरोप की जो आबादी है ना, पहले कम थी, लेकिन जब आलू खाना शुरू हुआ है तो सुना है कि 25% आबादी बढ़ गई इसकी, ठीक है। अब इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा क्या ऐसा करता है आलू की आबादी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद है मिडिल एज किसे कहते हैं? डार्क एज। डार्क एज ऑफ यूरोप, उसको मिडिल एज कहते हैं, लेकिन उसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं। उसको गोल्डन एज ऑफ, इसके दौरान एग्रीकल्चर के अंदर क्या हुआ कि हॉर्सेस, ये जो कार्ट है, हैवी प्लोज, ये जो प्लोज किसे कहते हैं? हल। ये वगैरह डिस्कवर कब हुए हैं? मिडल एजेस में। सॉइल मैनेजमेंट स्टार्ट हुई उस वक्त। फिर क्रॉप रोटेशन सिस्टम। क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं? जी बच्चों, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? समझ गया? आपका नाम क्या है? शब्दों कहना, आज इधर शब्द बैठी है ना, काल इधर जिया बैठे, इसे कहेंगे रोटेशन। रोटेशन, ठीक है। फिर शब्द आगे बैठ जाए, तीसरे दिन फिर शब्द आगे बैठ जाए, इसे हम कहेंगे ह्यूमन रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक 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 खेत में हमने एक
6 महीने के लिए गंदम लगाई, फिर आपने चने लगा दिए 3 महीने के लिए उसी खेत में, फिर आपने कपास लगा दी, फिर गंदम लगा दी। इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। अब ये जो क्रॉप रोटेशन से क्या फायदा हुआ कि जो वो पैथोजन थे ना एक क्रॉप के, अगले साल भी अगर वही वही पैथोजन आ जाते थे जिसकी वजह से डिजीज आ जाती थी, लेकिन अगले साल अगर हमने उधर कोई और क्रॉप लगा दी है तो वो पैथोजन खत्म हो जाते थे। क्रॉप रोटेशन का ये फायदा है कि अगर हम हर टाइम इधर ही बैठ के पढ़ती रहेंगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपको उधर से नजर आएगा वो और तरीके से होगा। इधर बैठेंगी तो और तरीके से समझेंगी आप चीजों को। समझ आ रही है आपको? सबक समझ आया? अच्छा, तो इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। ये देखो, हालांकि एक सादी सी प्रिंसिपल है क्रॉप को, लेकिन दिस इज द डिस्कवरी ऑफ समथिंग दैट रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को उसने रेवोल्यूशन, और उसकी वजह से क्या हुआ कि फूड की प्रोडक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ गई, ठीक है, मिडिल एजेस की वजह से। और फिर जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई है एग्रीकल्चर के अंदर, वो आई है 18th सेंचुरी के अंदर। किस कब नई वैरायटीज बनी, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया, लोगों ने रिसर्च स्टार्ट कर दी, ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी, और इसको कहते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन, ये कब स्टार्ट हुई? 18th सेंचुरी के अंदर। फिर उसके अलावा फिर ब्रीडिंग स्टार्ट हुई, फिर मॉडर्न क्रॉप एक्सपेरिमेंटेशन। क्या स्टार्ट हुए? क्रॉप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने से क्या पता चलता है हमें? जी मरियम, क्या देख रही है? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? के बाद प्लान करके हम एक ट्रीटमेंट देते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम किसी चीज का रिजल्ट लेना होता है, किसी चीज का फैक्ट चेक करना होता है, ठीक है। और इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी फर्टिलाइजर डालना है, कितना इरिगेशन देनी है, कितनी उसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है। ये सारी कहानी हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर 1990 से 1970 के दरमियान में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। अब ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को जानते हैं आप? नॉर्मन ई बोरलॉग क्या था? जी बचे। यार मोबाइल ना, मैं मुझे ना एक मिनट अभी बात बताऊं, ये ना मोबाइल मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये इजाजत देती है कि मैं आप लोगों का मोबाइल पकड़ूं और बाहर फेंक दूं। वो ठीक है, वो ठीक रहा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इजाजत देती है कि अगर कोई मोबाइल यूज कर रहा है उसको मैं पकड़ूं और उसको वापस ना करूं। ओके। जिस तरह लोगों को इस्तेसना हासिल है, मुझे ये इस्तेसना हासिल है कि मैं आप लोगों का मोबाइल ले जाऊं, आपको वापस ना करूं। मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं तो कहना तुसी। अच्छा, समझ आ गई आपको? ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है? व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन ई बॉरलॉग ये एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट था। क्या था? गंदम पे काम करता था। किस पे? अमेरिकन साइंटिस्ट था। इसने क्या किया? पहले ना जो गंदम होती थी ना, गंदम, उसका कद इतना बड़ा होता था। कितना होता था? बड़ा कद होता था, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी और उसकी जो स्टेम होती थी वो बड़ी वीक होती थी। क्या होती थी? स्टेम वीक होती थी, और कद बड़ा होता था। मेरी बात की समझ आई ना? अब ये पौधा है ना, फर्ज किया यार, क्या है जी आर? ओके। अच्छा, इतना बड़ा पौधा था, थोड़ी सी हवा चलती थी, गिर जाती थी, जिसकी वजह से गंदम के दाने खराब हो जाते थे और यील्ड कम आती थी। यील्ड क्या आती थी? कम आती थी। अच्छा, एक और बात बताऊं कि अगर हम यहां से पौधे को कट कर देना ऊपर से,
तो क्या होता है कि नीचे जो बड्स होती है ना, वहां से नई ब्रांचेस निकलनी शुरू कर देती है। अब यहां से कट करेंगे ना, ये ब्रांच है, किसी के पास मार्कर, कद्दूस, मुकद्दस, यू हैव, मुझे लगता है मैं है एक जाती है। ये जाती है लफ्ज वापस लामी। ओके, अब ये फर्क क्या, यहाँ कट कर दूं ना मैं, तो इधर से जो ब्रांचेस हैं उनसे नई ब्रांचेस दिख रही है। ठीक है, ये कहा है, ये है एक आपको ना किसान ये मालिए प्रूनिंग कर कट कर रहे थे वो उसका फायदा होता है। उसका फायदा ये होता है, आप जब यहाँ से कट करते हो ना चीजों को, तो यहाँ से जो बर्ड होती है ना, वहां से नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है। फिर आप यहाँ से कट करते हो, उसके नीचे ब्रांचेस होती है, तो यहाँ से कट करते हो, ये ले सर मार्क। ओके, तो क्या होता है, ऊपर से हमारे पास ये पौधा है ना बच्चे, यहाँ पर इनकी होती है बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर कट लगाएंगे ना, तो नई ब्रांचेस निकलेंगी। जब यहाँ पर कट लगाएंगे, फिर इसके भी नीचे भी ब्रांचेस है। अच्छा, ट्री और श्रब में क्या फर्क होता है? श्रब का कद छोटा होता है और ट्री का कद बड़ा होता है। अच्छा, एक और बात बताओ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो ये जो एक है ना, अगर एक ब्रांच है ना इसकी सिर्फ, इधर फूल लगेगा। फूल कहाँ लगता है? ब्रांच के एंड पे। कहाँ? अच्छा, उधर ही फूल लगेगा, जहां जहां फूल लगेगा, बाद में पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, बड़ा होगा ना वैसे में, उसके बाद फ्रूट भी उसी जगह ही लगेगा। अगर इस पूरे पौधे के अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच हो, तो फ्रूट कितना लगेगा? एक। लेकिन जब हम इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, अब कितनी ब्रांचेस हो गई? अब एक फ्रूट इधर लगेगा, एक फ्रूट इधर लगेगा, एक फ्रूट इधर लगेगा, एक फ्रूट इधर लगेगा। इनमें जितना कटिंग करते जाएंगे उतनी नई ब्रांचेस निकलती जाएंगी, जितनी ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। लेकिन अगर कोई एंड हो सीधा, ब्रांचेस ना हो, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स कम का मतलब क्या होगा? यील्ड कम होगी। नंबर ऑफ फ्रूट कम का मतलब क्या होगा? एग्रीकल्चर, किसान को फायदा कम होगा। लेकिन जब ये प्रूनिंग की टेक्निक डिस्कवर हुई, तो पता चला कि ये तो बड़ी लोगों ने डिस्कवरी कर ली है, कि ऐसी डिस्कवरी कर ली जिससे अब हम अब मैंगो का ना पौधा, लोग क्या करते थे, 18-18 फुट, 25-25 फुट उसका पौधे का कद होता है। आप मुल्तान में जाए ना, 25-25 फुट कद है उसका। अब लोगों ने नई टेक्निक ये की है कि जितना ये मेरा कद है ना 5 फुट 7 इंच, जब मेरा पौधा है 6 फुट 7 इंच, ठीक है, इतना सा कट यहाँ पर रख के ना पौधे को ऊपर से कट कर देते हैं, ताकि ब्रांचेस निकले, फिर कट कर देते हैं ताकि ब्रांचेस निकले। अब मैंगो का पौधा नहीं, अब वो ट्री नहीं रहा, वो श्रब बन गई। वो क्या बन गई? अच्छा, श्रब से फायदा ये हुआ कि नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा निकल आई। जब नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होगी तो क्या होगा? यील्ड। और दूसरी बात, फ्रूट को हार्वेस्ट करना इजी है। अगर उतना बड़ा पौधा है, वहां पर चढ़ना, बंदर ही होकर चढ़ेगा, ठीक है ना, उस बंद, और ठीक है, तो वहां पर चढ़ना मुश्किल था। तो इसलिए लोगों ने क्या किया कि एग्रीकल्चर को के अंदर ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, कि प्रूनिंग एक टेक्नोलॉजी थी। प्रूनिंग क्या थी? कट करना ताकि लेटरल ब्रांचेस निकले। मेरी बात नहीं समझ आई आपको? तो इस तरह करके एक नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई, जिसको हम कहते हैं प्रूनिंग। जिसको क्या कहते हैं? अब अगर प्रूनिंग नहीं करते मैंगो को, सिट्रस को, तो अगले साल नंबर ऑफ फ्रूट्स कम लगेंगे। नंबर ऑफ फ्रूट्स हम कहते हैं यार, कट्टी यार पौधे, वो डैमेज कर रहे हैं पौधे। हर काम की एक लॉजिक होती है। क्या होती है? लॉजिक होती है। कभी कभार आपको कई चीज डांटना पड़ता है, तो उसका इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको हम डैमेज कर रहे हैं, आपके बेचने के लिए वो कर होते हैं। ऐसे ही होते हैं ना।
आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको डांटते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रूनिंग हो रही है। क्या हो रही है? आपकी नई ब्रांचेस निकल रही हैं, आपकी नए एवेन्यूज निकले, आपके रिसर्च के एवेन्यू निकलेंगे। लेकिन जब आपको कहेंगे तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, वो उस तरह सोचेगी ही नहीं जिस तरह उसको सोचना चाहिए। समझ आ गई आपको? तो इन दिस वे, ये जो अच्छा उसके बाद जो ग्रीन एवोल्यूशन हुई नॉर्मन ई बॉरलॉग ने, उसने एक ऐसी वैरायटी डेवलप की जिसका नेचुरली कद छोटा हो गया। कद छोटा हो गया, ब्रांचेस ज्यादा हो गई, और इसकी वजह से यील्ड बढ़ गई। अब जो पूरी दुनिया के अंदर गुर्बत थी ना, अब ऐसी वैरायटीज उसने डेवलप कर दी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जब वो वैरायटीज ग्रो हुई ना, जहां पर एक यील्ड फार्मर को सिर्फ 20 मन आती थी, अब वहां 70 मन आ रही है। तो पूरी दुनिया में फूड बहुत सरप्लस में आ गई। फूड क्या आ गई? सरप्लस में आ गई। इसने इसको कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन। ये नॉर्मन ई बॉरलॉग ने एक वैरायटी डेवलप की थी। बाद में नॉर्मन ई बॉरलॉग 1970s के दौरान, बल्कि 1965 में पाकिस्तान भी आया था। फैसलाबाद में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नॉर्मन ई बॉरलॉग ने मैक्सी पार्क के नाम पर ना वैरायटीज डेवलप की, पाकिस्तानी साइंटिस्ट के साथ मिलकर। और पाकिस्तान में भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। और पता है, नॉर्मन ई बॉरलॉग को बाद में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। उसने दुनिया की जो भूख थी ना, वो खत्म करने के लिए एक ऐसी वैरायटी डेवलप की जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक अमन आ गया, वो अकॉर्डिंग टू। तो नॉर्मन ई बॉरलॉग अमेरिका का एक शहर है, आयोवा नहीं, आयोवा स्टेट है। उनका शहर है डिमोइन्स। लेकिन जब पहली बार मैंने पढ़ा था ना इस लफ्ज को, तो मुझे पता चला कि डिसमोनिस, एक्चुअली ना, डी पढ़ दिया, डिमोइन्स, डेस मोइन्स। डेसमोनिस में कहता था, लेकिन है डिमोइन्स। इसका नाम, शहर का नाम क्या है? डिमोइन्स। ये यहाँ ये पैदा हुआ था, नॉर्मन ई बॉरलॉग। अब अमेरिकन ना इसको इतना पढ़ाते हैं हर दूसरी वीडियो के अंदर, नॉर्मन ई बॉरलॉग ने दुनिया की हंगर को खत्म करने के लिए, व्हाट अ ग्रेट बिग साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका, समथिंग लाइक दैट। हर जगह इन्होंने इनके नाम के ऊपर ना इंटरनेशनल अवार्ड्स रखे हुए हैं, स्कॉलरशिप रखे हुए हैं, फेलोशिप रखी हुई है। ठीक है? और एक फेलोशिप नॉर्मन ई बॉरलॉग की मैंने भी विन की थी। तो मैं 3 महीने के लिए ये इसके ऊपर ना मैं ये सारा, ठीक है। अच्छा, अब है ग्रीन एवोल्यूशन। समझ आ गई? टाइम खत्म हो गया, चले बाकी इंशाल्लाह। अच्छा, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट, हेलो, एक मिनट, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है? और एक और है इन्वायरमेंटल साइंसेस के ऊपर इंशाल्लाह, एज अ ग्लोबल चैलेंज, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग